ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। आई एम संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग देखिए क्लास 11th में आ गए। सम बेसिक प्रिंसिपल के अंदर ये कॉपी में देखिए लेक्चर नंबर कितना जाएगा ये, हाँ 24, लेक्चर 24, 23 हम लोग कर चुके थे, लेक्चर 24। और अब हम लोग लेक्चर 24 में लास्ट टर्न का बस 2 मिनट में रिकॉल करते हैं। पीछे हम लोगों ने क्या किया था, तो हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अब आज हम लोग को शुरू करना है। उसके पहले हम लोगों ने ऑप्टिकल एक्टिविटी किया था, तो उसी को 2 मिनट में समराइज कर लेते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते किसको हैं। तो हम लोगों ने ये कहा था कि सबसे पहले सिंपल लाइट, 2 मिनट में खाली रिकॉल कर दी। सिंपल लाइट क्या होती है कि सिंपल लाइट में क्या कहते हैं कि देयर पार्टिकल्स वाइब्रेट इन ऑल द प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जैसे ये किया था, अगर ये सिंपल लाइट है तो इसके पार्टिकल देखिए सारे प्लेन में वाइब्रेट करते हैं, इसको सिंपल लाइट कहा। उसका सिंपल लाइट के बीच में हमने क्या रखा, ये निकोल प्रिज्म रख दिया। निकोल प्रिज्म क्या करता है, सिंपल लाइट को बोलिए पोलराइज कर देता है, सिंपल लाइट को पोलराइज कर देता है। फिर इसके बाद आगे हम लोगों ने क्या किया, इसी पोलराइज लाइट के पाथ में हमने क्या कर दिया, पोलराइज लाइट के पाथ में देयर आर सम सब्सटेंसेस, इनका नाम क्या, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। इनको अगर इनके पाथ में रख देते हैं तो ये क्या करते हैं, ये पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट कर देते हैं, या तो राइट रोटेट करेंगे या लेफ्ट रोटेट करते हैं। जो राइट करते हैं उनको डी फॉर्म कहते हैं और इसको हम लोग एल फॉर्म कहते हैं। अब देखिए जरा, पूरा याद आ गया सिंपल लाइट। अच्छा, ऑप्टिकल एक्टिविटी स्टडी करने के लिए या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टडी करने के लिए वी मस्ट बी फैमिलियर विद द टर्म कॉल ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये हमको समझ में आना चाहिए कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते किसको है, क्योंकि अभी जब डेफिनेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, सपोजिंग एक्स वाई 2 कंपाउंड है और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट है। मतलब क्या हो गया, एक पोलराइज लाइट को राइट टर्न कर रहा है, एक लेफ्ट टर्न कर रहा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर में क्या क्या डिफरेंस होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी का डिफरेंस होता है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी समझ आया किसको कहते हैं, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हेडिंग करिए और कंटिन्यू करिए। डेफिनेशन लिखिए, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, compounds having same molecular formula but different optical activity, are called optical isomers, and this phenomena is called optical isomerism, फिर अगली हेडिंग करिए, कंडीशंस। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, कंडीशंस, राइट। कंडीशंस टोटल देयर आर, स्टॉप राइटिंग, टोटल देयर आर 3 कंडीशंस। खूब ध्यान से सुनिए, अभी इस पे क्वेश्चन करने हैं हम लोग को। टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन को देखिए, अगर मेरे पास कोई कार्बन है, ऐसे कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4 होती है। अगर हमने क्या कर दिया कि कार्बन की चारों वैलेंसी एकदम डिफरेंट हो जाए, डिफरेंट का मतलब क्या हो जाए कि ऑल द 4 वैलेंसीज आर अटैच विथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। इससे हमने क्या अटैच कर दिया, हमने ये कर दिया, x कर दिया, y कर दिया, z कर दिया, p कर दिया। अब x y z p क्या है नहीं पता, चारों अलग है ये पता है बस। तो हम इस कार्बन को जैसे इसका उल्टा पहले आप देखिए, अगर हमने ये कर दिया CH4, तो चारों वैलेंसी कैसी हो गई, सेम हो गई। इस कार्बन को बोलते हैं सिमेट्रिक कार्बन। क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कार्बन। तो सिमेट्रिक का अपोजिट क्या होगा, असिमेट्रिक। असिमेट्रिक, इसको असिमेट्रिक कहेंगे।
जब चारों वैलेंसीज डिफरेंट होगी तो इसको असिमेट्रिक, इसको असिमेट्रिक कहते हैं। या इसी कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन, CHIRAL, कायरल कार्बन। तो ये तो आपको वो वाला तो समझ में आ रहा है, इसको रटना पड़ेगा आपको। कायरल का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सिमेट्रिक असिमेट्रिक तो समझ में आ रहा है। अगर हमने क्या किया, असिमेट्रिक किसको कहेंगे, चारों जब अलग अलग अटैच हो जाए, चारों अलग अलग अटैच हो जाए, इसी को असिमेट्रिक कहते हैं या इसी को कायरल कहते हैं। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कायरलिटी इन द कंपाउंड, और इट इज आल्सो कॉल्ड असिमेट्री इन द कंपाउंड। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, जैसे इसको देखिए, हमने कर दिया CHCl3, ये क्या है, CHCl3, ये क्या है, हाँ, नो, CHCl3, मिथाइल क्वाइट CH3Cl था, हमने बोला CHCl3, मैंने उल्टा बोल दिया। हाँ, ये क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म। इन दोनों को देखिए, इसमें 3 वैलेंसी आइडेंटिकल है, इसमें भी 3 वैलेंसी आइडेंटिकल है। अगर 2 या 2 से ज्यादा, अगर 2 भी आइडेंटिकल है तो फिर इसको सिमेट्रिक बोलेंगे। असिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, चारों अलग होना चाहिए, चारों अलग होना चाहिए। इसको देखिए, CH2Cl2 सिमेट्रिक है कि असिमेट्रिक, सिमेट्रिक है बेटा। असिमेट्रिक बोलते हैं जब चारों अलग होगी, तब उसको असिमेट्रिक बोलेंगे या कायरल बोलेंगे। एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसी कंपाउंड में होती है जिस कंपाउंड के अंदर मिनिमम एक कायरल कार्बन हो, कम से कम एक असिमेट्रिक कार्बन हो, ओनली देन इट विल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहली कंडीशन ये आ रही है। तो जैसे इसको देखें, अगर मीथेन में करेगा कि नहीं करेगा, मीथेन में नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि चारों वैलेंसीज सेम हो जा रही है। हमने कंपाउंड क्या कर दिया, अगर हमने ये कंपाउंड ले लिया, ब्यूटेन 1 ऑल, 1 2 3 4, ब्यूटेन 1 ऑल, ये हो गया, ठीक है। ये वाला कार्बन करेगा कि नहीं करेगा, ये असिमेट्रिक है कि नहीं, पहला वाला कार्बन, इससे 3 हाइड्रोजन अटैच है ना, तो नहीं करेगा। ये भी नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, 2 हाइड्रोजन अटैच है, 2 सेम हो गया। फिर ये भी नहीं करेगा, इससे 1 हाइड्रोजन नहीं, इससे भी 2 हाइड्रोजन अटैच है ना, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। मतलब ब्यूटेन 1 ऑल डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन ये OH उठा के हम 2 पे कर दें, तब देखिए क्या होता है। तो ये हो गया CH3 CH2 CHOH और CH3। देखिए ये वाला कार्बन कायरल हो गया। कैसे हो गया, चारों देखिए, मिथाइल, OH, H और इथाइल अलग अलग हो गया, चारों वैलेंसी अलग अलग हो गई। तो अब ये बोलेंगे कि दिस कार्बन इज कॉल्ड असिमेट्रिक कार्बन, दिस कॉल्ड कायरल कार्बन। तो ब्यूटेन 1 ऑल तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, लेकिन ब्यूटेन 2 ऑल शो करेगा। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बना के देखना पड़ेगा कि जिस कंपाउंड में कम से कम एक कायरल कार्बन होना चाहिए। और उसके बाद कायरल कार्बन किसको कहते हैं, चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप या एटम से अटैच होते हैं। पहली कंडीशन लिखिए, नंबर 1, देयर शुड बी कायरलिटी, CHIRALITY, देयर शुड बी कायरलिटी, और असिमेट्री, कायरलिटी और असिमेट्री इन द कंपाउंड। There should be chirality or asymmetry in the compound, asymmetry in the compound, in the compound। फिर एक क्वेश्चन लिखिए, the compound which is optically active, the compound which is optically active is, फिर 4 ऑप्शन लिखिए। पहला ऑप्शन है 1 ब्यूटेनॉल,
1-ब्यूटेनॉल, 1-ब्यूटेनॉल। सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर ड्रॉ करते चलिए, तुरंत पता लग जाएगा। 1-ब्यूटेनॉल कैसे लिखा जाए? CH3, अभी ये लिखा तो था ना, यही तो है। CH3 लिखिए, CH2, देन ये भी क्या हो जाएगा? CH2, और ये वाला भी CH2 ना, और फिर लास्ट में OH, OH। तो इसके बारे में क्या लिखा जाए? देयर इज नो कायरल कार्बन, देयर इज नो सिमेट्रिक कार्बन। एक लाइन लिखिए, देयर इज नो कायरल कार्बन। सेकेंड ऑप्शन लिखिए 2-ब्यूटेनॉल, ये करेगा 2-ब्यूटेनॉल। इसको ड्रॉ करिए, CH3, CH2, CH2। उसका बाद ऐसे ही कॉपी करिए, C लिखिए, ऊपर H नीचे OH, ऊपर H नीचे OH, और राइट में CH3 लगा दीजिए। और यहां इस कार्बन पे से बॉक्स बना दीजिए। क्यों बॉक्स बनाया? हाईलाइट किया इसको कि दिस कार्बन इज कायरल कार्बन। यहां एरो बना के लिखिए, दिस इज कायरल कार्बन, ये कार्बन है कायरल कार्बन, दिस इज कायरल कार्बन। ठीक है, थर्ड कंपाउंड लिखिए 1-प्रोपेनॉल, 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 1-प्रोपेनॉल। स्ट्रक्चर बोलिए, CH3, CH2, और बताइए CH2OH। करेगा कि नहीं करेगा? अरे ये CH3 है, CH2 है, CH2 है, कहां से करेगा? नहीं करेगा। यहां भी 3 सेम हो गया, यहां 2 सेम हो गया, यहां भी 2 सेम हो गया, तो प्रोपेन 1-ऑल भी नहीं करेगा। चौथा कंपाउंड है 2-मिथाइल, लिखिए 2-मिथाइल 1-प्रोपेनॉल, 2-मिथाइल 1-प्रोपेनॉल, 2-मिथाइल 1-प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल में तो 3 कार्बन हो जाएगा। 2-मिथाइल 1-प्रोपेनॉल, 1 पे OH लगा दीजिए, 1 पे OH लगा दीजिए, और 2 पे मिथाइल लगा दीजिए, बैलेंस कर दीजिए, CH3, CH, CH2, OH। अब बताइए जरा, करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? CH3 में 3 वैलेंसी आइडेंटिकल होती है, इस वाले कार्बन की में देखिए 2 वैलेंसी आइडेंटिकल जा रही। क्यों? क्योंकि 2 वैलेंसी से आपने मिथाइल लगा दिया। ये कार्बन भी नहीं करेगा क्योंकि इससे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, 2 सेम तो हो गए ना, तो ये भी नहीं करेगा। तो चारों में से देखिए कौन सा करेगा? 2-ब्यूटेनॉल पे टिक कर दीजिए। सेकेंड वाला आंसर था 2-ब्यूटेनॉल। फिर कंडीशन पे आ जाइए, कंडीशन नंबर 2 लिखिए, कंडीशन नंबर 2 लिखिए, और एक्सप्लेनेशन पहले ऑब्जर्व करिए। तो कंडीशन नंबर 2 क्या है कि जैसे जो भी कंपाउंड आपने चूज किया जिसके अंदर कायरलिटी आ रही है, अगर हम एक काम करें, इसको देखिए जरा, मीथेन को देखिए और इसकी अगर हम मिरर इमेज देखें, मीथेन की मिरर इमेज देखें, मिरर लगा दिया हमने, तो एकदम आइडेंटिकल आएगा ना, एच 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 एच। अगर हम इसको उठा के इस पे रखें तो ये एच पे जाएगा, ये एच इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा, मतलब सुपर इम्पोज हो जाता है। जैसे इसको देखें, ये दोनों मिरर इमेज है कि नहीं? मिरर इमेज है ना। और अगर हमने ऐसे किया तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज। मिरर इमेजेस आर सुपर इम्पोज। अगर ऑप्टिकल, पहली कंडीशन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कि देयर शुड बी एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन, हाँ असिमेट्रिक कार्बन, एक ये होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो आइसोमर बनते हैं उनकी जो मिरर इमेजेस हैं दे शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल। जैसे हमने क्या कर दिया, यहां पे लाके Cl लगा दिया, तो मिरर इमेज में Cl कहां जाएगा? इधर आ जाएगा, यहां आ जाएगा। तो जिसको उठा के इस पे रखेंगे तो ये Cl कहां जाएगा? इस पे जाएगा। ऐसे उठा के सुपर इम्पोज करेंगे तो Cl पे तो नहीं गया, मिरर इमेज में Cl यहां पर आ गया। तो अगर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ओनली देन इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो पहली कंडीशन हमारी क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कि देयर शुड बी एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन। दूसरी कंडीशन हमारी क्या कि देयर मिरर इमेजेस शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल, वो सुपर इम्पोज नहीं होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन करिए, मिरर इमेजेस शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल,
मिरर इमेजेस शुड बी नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल। और फिर थर्ड कंडीशन लिखिए, देयर शुड बी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, देयर शुड बी नो, थर्ड कंडीशन लिखिए, देयर शुड बी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, देयर शुड बी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, देयर शुड बी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब एक एक एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, C3H6O3, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करिए, C3H6O3, C3H6O3, ब्रैकेट में नाम लिखिए लैक्टिक एसिड, LACTIC, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। पहले भी हम लोगों ने लास्ट टर्म पर नाम लिए थे कि लैक्टिक एसिड एग्जिस्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसका नाम आया था ना। ग्लूकोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, लैक्टिक एसिड करता है, टार्ट्रिक एसिड करता है, ये नाम पहले भी आ चुका है, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग शो करेंगे। इसका स्ट्रक्चर नीचे लिखिए, CH3 CHOH COOH, स्ट्रक्चर लिखिए CH3 CHOH COOH। अब देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों शो करेगा ये पहले बताइए। तो ये ऐसे करिए, इस कार्बन को हाईलाइट कर दीजिए, जरा बॉक्स बना दीजिए इस कार्बन पे, क्योंकि ये कार्बन कायरल है कि नहीं, ये कार्बन देखिए कायरल है कि नहीं, कैसे पता लगा, एक से मिथाइल लगा है, दूसरे से बोलते रहिए हाइड्रोजन लगा है, तीसरे से OH लगा है और चौथे से एसिड लगा है, तो चारों अलग अलग हो गया। तो दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली active, this compound is optically active, this compound will exhibit optical isomerism। अब अगर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है तो फिर एक D फॉर्म होगा, एक L फॉर्म होगा। अब देखिए D और L कैसे बनाते हैं, जब भी आपको ऑप्टिकल आइसोमर शो करना है तो सबसे पहले जो कायरल कार्बन है उसको ड्रॉ करेंगे, लेकिन आप जो ड्रॉ करिएगा तो ऐसे देखिएगा, एक स्ट्रक्चर यहां बनाएंगे, बीच में मिरर लगाएंगे, बीच में मिरर लगाएंगे। मिरर कैसे लगाते हैं, मिरर ऐसे लगाते हैं, बस ऐसे करके ऐसे लगा देंगे और उसकी एक इमेज इधर बनाएंगे। तो आप ऐसा ड्रॉ करिएगा कि पेज के बीचों बीच में मिरर आ जाए और एक स्ट्रक्चर इधर, एक स्ट्रक्चर इधर। तो ये देखिए, पहले देख लीजिए कैसे करना है। सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं, कायरल कार्बन, जो कायरल कार्बन था सबसे पहले वो ड्रॉ किया। उसके बाद इसके राइट साइड पे OH लिखते हैं, जैसे राइट साइड पे OH लिखा ये D फॉर्म हो जाता है। D फॉर्म उसको कहते हैं जिसमें OH ग्रुप राइट साइड में होता है। कॉपी करिए, पहले OH को राइट पे लिखिए, OH को राइट पे लिखिए तो लेफ्ट पे क्या चला जाएगा, H चला जाएगा और ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। तो ऊपर हमने एसिड लगा दिया तो नीचे क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। चारों खत्म हो गया। नाम क्या हो गया, इसका नाम लिखिए डी लैक्टिक एसिड, डेक्स्ट्रोलैक्टिक एसिड। डी कैसे पता लगा बताइए, OH ग्रुप राइट साइड पे, इसको डी फॉर्म कहते हैं। तो ठीक है, फिर बीच में मिरर लगाया था आपने, मिरर इमेज पे जाते हैं, खाली बस OH को उठा के लेफ्ट पे कर दें, बस OH लेफ्ट पे गया, H कहाँ गया, हाँ करते रहिए करते रहिए। लेक्चर थोड़ा तेज कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब स्पीड बढ़ाएंगे ना, एग्जाम आने वाले सबके। OH को लेफ्ट पे किया, H को राइट पे किया, ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं, ऊपर नीचे वैसे ही कॉपी कर दीजिए। तो ऊपर एसिड हो गया, नीचे CH3 हो गया, नाम लिख लीजिए एलैक्टिक एसिड। दिस बिकेम, है बेटा, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, उसी के तो आइसोमर चल रहे हैं, LACTIC, डी लैक्टिक एसिड, एलैक्टिक एसिड। सबको समझ में आ रहा है डी लैक्टिक एसिड किसको कहते हैं? रिचल बताइए बेटा, व्हाट इज डी लैक्टिक एसिड? क्या? नहीं भाई हाँ, जिस कंपाउंड में नहीं हाइड्रोजन नहीं देखा जाता, खाली OH को देखा जाता है। जिस कंपाउंड में OH ग्रुप राइट साइड में है उसी को डेक्स्ट्रो कहते हैं, जिसमें OH लेफ्ट पे है वो लियो कहलाता है।
तो हम आपसे क्वेश्चन करें कि डी लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो क्या बताएंगे, जिसमें OH, मतलब कोई भी पहली बात तो ये देखिए, कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले कायरल कार्बन, नॉट कार्बन, कायरल कार्बन, सबसे पहले कायरल कार्बन, उसके बाद इस कायरल कार्बन से OH राइट साइड पे क्या हो गया, डी फॉर्म हो गया अपने आप, बाकी से कोई मतलब नहीं, डी से खाली डी असाइन करते हैं, और उसके बाद फिर जब इसका मिरर इमेज जाएगा तो वही एल फॉर्म हो गया, एल फॉर्म हो गया। फिर देखिए जरा, अब दूसरी इंफॉर्मेशन क्या कि हम अगर 50% डी फॉर्म ले लें और 50% एल फॉर्म ले लें, तो जो मिक्सचर बनता है उसको हम डीएल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, डी और एल को मिला करके डीएल फॉर्म कहते हैं, और इस प्रोसेस को रेसमिफिकेशन कहते हैं। रेसमिफिकेशन, RACEMIC, मिक्सचर को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। अभी लिखिए मत, पहले सुन लीजिए, कहानी सुनिए पहले। इसी को कैपिटल R से लिखा जाता है, R स्टैंड फॉर रेसमिक। तो पहले तो ये समझ में आया कि रेसमिक फॉर्म, डी फॉर्म समझ में आया, एल फॉर्म समझ में आया। अब हमने धीरे से ऐड किया डीएल फॉर्म। डीएल इज ऑल्सो कॉल्ड आर फॉर्म, डीएल को आर भी कहते हैं। क्या होता है, आर स्टैंड फॉर रेसमिक, रेसमिक दोनों समझ में आ रहा है। आर को रेसमिक कहते हैं, रेसमिक तो नहीं समझ, लेकिन डीएल ज्यादा समझ में आ रहा है, जिसमें डी और एल दोनों प्रेजेंट है। तो जितना इसने राइट किया था उसने इसने लेफ्ट कर दिया, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी अल्फा की वैल्यू कितनी जाएगी, 0 हो जाएगी। जितना राइट टर्न किया उतना लेफ्ट टर्न कर लिया, तो अल्फा की वैल्यू रिजल्टेंट 0 हो जाएगी। तो हमें क्या लर्न करना है कि आर फॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि स्पेसिफिक रोटेशन तो 0 हो गया ना भाई। जब पोलराइज्ड लाइट रोटेट होती है उसी को तो ऑप्टिकल एक्टिविटी कहा जाता है। अगर कोई कंपाउंड रोटेट नहीं कर पा रहा है प्लेन को, तो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी, 0 हो जाती है। तो यही कंडीशन यहां भी आ रही। तो हमें अब क्या नई चीज क्या पता लगी कि व्हेन 50% डी फॉर्म 50% एल फॉर्म आर मिक्स टुगेदर, तो रिजल्टिंग मिक्सचर इज कॉल्ड डीएल और आर फॉर्म एंड इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। नोट लिखिए, राइट नोट, व्हेन 50% डी फॉर्म, व्हेन 50% डी फॉर्म एंड 50% एल फॉर्म and 50% L form of a compound are mixed together, जोर से बोलिए, are mixed together, 50% D form and 50% L form of a compound are mixed together, then comma, the resulting mixture is called DL or R form, capital R, DL or R form, and it is optically inactive, underline करिए, optically inactive, it is optically inactive. Then write second example, molecular formula करिए, C4H6O6, O6 ब्रैकेट में नाम लिखिए टार्टरिक एसिड, TARIC, टार्टरिक एसिड, नाम लिखिए टार्टरिक एसिड। अब जरा देखिए स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है इसका, इट इज हाँ बोले, जोर से बोले, नहीं सुनाई पड़ा बेटा, और तेज बोलिए। नहीं भाई, एल्केन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है। एल्केन में या तो CH3 आएगा या CH2 आएगा,
तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्यों नहीं करेगा? सेम हो जा रही है, सेम हो जा रही है। तो CH3 और CH2 से तो काम बनेगा नहीं। पहली बात तो देखिए क्या करना है, यहां पे बैठ के गेस नहीं करना है गौरव, पढ़ के आना है कि नहीं भाई? हम पढ़ के आते हैं यार, आज 30 साल हो गया लेकिन आज भी पढ़ के क्लास में एंटर करते, याद रखिएगा। सब रटा हुआ है, 30 साल बहुत होता है, कितना भी बेकार आदमी हो, कॉमा फुल स्टॉप सब रट जाता है, लेकिन हमें पढ़ने की आदत है। बिना पढ़े हम क्लास में एंटर नहीं करते, उससे क्या फायदा? रिकॉल हो जाता है, सब एकदम फ्रेश होता है, रिवाइज जब आप करते हैं नई नई चीज़ें। और नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, जितनी बार आप रिपीट करेंगे कुछ नया मिलता है, पता नहीं कैसे मिलता है, कैसे मिलता है हमको नहीं पता, लेकिन हर बार नया मिलता है। तो ये आपसे सिंसियर मेरी एडवाइस है, सजेशन है कि क्लास में हमेशा रीड करके आइए, यहाँ पर रीड करके आइए। जब आप थोड़ा सा जब आंसर करोगे तो हमें अच्छा लगता है सुन के, फिर और पढ़ाने का मन करता है। ठीक है, तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप पढ़ के आइए। जब पहली और दूसरी चीज़ का नाम क्या लिखा ब्रैकेट में? एसिड नाम लिखा, तो ब्यूटेन कहाँ से हो गया? जब नाम ही एसिड है तो क्या होना चाहिए? COOH होना चाहिए, फिर तो एसिड नाम है इसका। ठीक है, ये कंपाउंड ऐसा है जिसमें 2 एसिड लगे हैं। जो आपने देख के बोला गौरव, आपने इसको देख के बोला, किसको? 4 कार्बन को देख के बोला। ठीक है, हाँ 4 कार्बन है, ठीक है 4 कार्बन है, लेकिन साथ में 2 एसिड लगा है, 2 एसिड लगा है। अब इमेजिन करिए जैसे 4 कार्बन हमने ड्रॉ कर दिए और 4 कार्बन में हमने 2 एसिड लगा दिया। एसिड हमेशा किनारे लगा रहता है, याद रखिएगा, एसिड कभी चेन के बीच में नहीं आता है। और बीच के दोनों कार्बन से एक एक OH लगा दिया मैंने, तो देखिए कैसा स्ट्रक्चर जाएगा। तो ये जाएगा COOH, कॉपी करिए, CHOH, अगेन CHOH, और लास्ट में फिर COOH। ये लिखिए स्ट्रक्चर ऐसे, COOH, देन CHOH, अगेन CHOH, देन अगेन COOH। नाम क्या है इसका? टार्ट्रिक एसिड। दिस इज कॉल्ड टार्ट्रिक एसिड। अब जरा देखिए, यहां देखिएगा, बॉक्स बनाइए। दीज आर 2 कायरल कार्बन्स, दीज आर 2 कायरल कार्बन्स। अब जब हम लोग आइसोमर ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले कौन सा कार्बन? कायरल कार्बन ड्रॉ करते हैं। और इस कंपाउंड के 4 आइसोमर हैं। अभी आगे फॉर्मूला लिखेंगे कैसे नंबर ऑफ आइसोमर आते हैं। इसके 4 आइसोमर हैं। पहला तो डी फॉर्म देखिए हमने कैसे बनाया, हम ऐसे करेंगे, एक डी इधर बनाएंगे, बीच में मिरर लगाएंगे, और एक एल इधर बनाएंगे। तो आप कॉपी में ऐसा जगह बनाइए कि बीच में मिरर आ जाए। 2 स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे, 2 इधर बनेंगे और 2 नीचे बनेंगे, मिला के 4 बनेंगे। ठीक है, तो हमने ये शुरू किया। पहले हमने क्या किया, 4 कार्बन ड्रॉ किए, कॉपी करते रहिए, 4 कार्बन ड्रॉ किए। ऊपर नीचे हमने क्या लगाया? एसिड लगाया, ऊपर नीचे एसिड लगा था। उसके बाद बीच के 2 कार्बन थे। ये जो ऊपर से कंपाउंड को देखने पे जो पहला वाला ये कार्बन आ रहा है, इससे OH लगा दिए तो ये डी फॉर्म हो जाता है। ऊपर से कंपाउंड को व्यू करने पे सेकेंड कार्बन पे, मतलब ऊपर से एसिड के बाद पहला कार्बन आएगा, ये OH है। इधर क्या आ जाएगा? H हो जाएगा। दूसरे में उल्टा कर दीजिए, इधर OH कर दिए, इधर H कर दीजिए। इसी को बोलते हैं डी टार्ट्रिक एसिड। जल्दी जल्दी करिए, डी टार्ट्रिक एसिड। पहला स्ट्रक्चर हो गया डी टार्ट्रिक एसिड। कैसे पहचाने डी टार्ट्रिक एसिड क्या होता है? ऊपर नीचे एसिड, हाँ सेकेंड कार्बन पे OH राइट साइड पे, बस। और उसके बाद आप खुद ही कर लेंगे, लेफ्ट पे H हो गया और दूसरे पे अपोजिट हो गया, डी फॉर्म हो गया। इसी की मिरर इमेज बना दीजिए तो वो L फॉर्म हो जाएगा। ये मिरर इमेज लगाया, फिर 4 कार्बन ड्रॉ किया, ऊपर नीचे एसिड लगा दिया, ऊपर नीचे एसिड हो गया,
अब बताइए क्या करें, सेकेंड कार्बन पे क्या करें, लेफ्ट पे कर दें बस। हाँ ये H, हाँ उल्टा कर दीजिए, H कर दीजिए, OH कर दीजिए, ये L फॉर्म हो गया। दिस बिकेम L टार्ट्रिक एसिड, L टार्ट्रिक एसिड। फिर अब नीचे आ जाइए, तीसरे और चौथे आइसोमर के बीच में हम मिरर लगाएंगे। पहले D और L के बीच में मिरर लगाएंगे और उसके बाद जो तीसरा आइसोमर है उसको हमने कैसे ड्रॉ किया, तो 4 कार्बन पहले ड्रॉ कर दीजिए, 1 2 3 4। फिर पहले और आखिर में क्या लगा दें, एसिड लगा दें, एसिड लगा दें। उसके बाद ये देखिए दोनों OH को राइट पे कर दीजिए, दोनों OH को राइट पे कर दीजिए, दोनों OH को राइट पे कर दीजिए। इसको बोलते हैं MESO, मीसो टार्ट्रिक एसिड, MESO, इसका नाम है मीसो टार्ट्रिक एसिड। तो लेफ्ट पे H हो जाएगा, लेफ्ट पे H हो जाएगा। फिर चौथा तो आप बना लेंगे मेरे ख्याल से, मिरर इमेज लगाया, 4 कार्बन ड्रॉ किए, ऊपर नीचे बोलते रहिए मेरे साथ भाई, ऊपर नीचे एसिड लगा दिया। उसके बाद दोनों OH को लेफ्ट पे कर दीजिए, बहुत अच्छा, करते रहिए सब लोग भाई, सब लोग साथ में करते रहिए। पेन थोड़ा तेज चलाइए क्योंकि गाड़ी थोड़ी तेज चला रहे हैं, सबके एग्जाम आने वाले हैं, कोर्स थोड़ा तेज करना है। इस कंपाउंड को देखिए, इसी को बोलते हैं DL और R लैक्टिक एसिड टार्ट्रिक एसिड, ये DL फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड DL फॉर्म, DL और R फॉर्म, DL और R फॉर्म। फिर जरा देखिएगा, ये देखिए जरा, अगर हम ये करते हैं, अगर इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो देखिए ये वाला पार्ट देखिए और ये नीचे वाला पार्ट देखिए, ये दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं, यहां भी एसिड यहां भी एसिड, ये OH ये OH ये H ये H, इनडायरेक्टली ये दोनों मिरर इमेज है। अगर यहां मिरर लगा दें तो यहां भी यही आ रहा है, इसी को बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसे डॉटेड लाइंस ऐसे करिए, डॉटेड लाइंस ऐसे डिवाइड करिए और दोनों का नाम लिखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहां पे लिखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये जो डॉटेड लाइन आपने बनाई इसी को बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो देखिए जरा, 4 आइसोमर थे टार्ट्रिक एसिड के, 4 आइसोमर, लेकिन 4 में से 2 आइसोमर ऐसे हैं जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है, हम लोगों ने अभी कंडीशन में लिखा था देयर शुड बी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तीसरी कंडीशन लिखा था देयर शुड बी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया कि टार्ट्रिक एसिड के कितने आइसोमर हैं, 4 आइसोमर। कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं, 2 हैं। कौन कौन से नहीं हैं, मीसो फॉर्म एंड DL फॉर्म आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तीसरी चीज देखिए जरा, टोटल आइसोमर जो हम लोगों ने फॉर्म किया, तो अभी कॉपी में लिखेंगे 2 to the power n इज द फॉर्मूला ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। किस कंपाउंड के कितने आइसोमर होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। n इज द नंबर ऑफ कायरल कार्बन। टार्ट्रिक एसिड में कितने कायरल कार्बन थे, 2 थे ना, ये ऐसे दिखाया था। लैक्टिक एसिड में कितने थे, 1 था, तो 2 to the power 1 कर दें, कितना हो गया, 2 to the power 1 2 हो जाएगा, 2 to the power 1 2 ही आएगा। तो इसलिए लैक्टिक एसिड के कितने आइसोमर, 2 आइसोमर। नीचे लिखिए नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 लिखिए टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 to the power n, इज इक्वल टू लिखिए 2 to the power n, where n is equal to number of chiral carbon, where n is equal to number of chiral carbon,
कायरल कार्बन, कायरल कार्बन। फिर नोट नंबर 2 लिखिए, इफ द टू कायरल कार्बन्स आर सिमिलर, if the two chiral carbons are similar, two chiral carbons are similar, then the number of optical isomers, then the number of optical isomers, then the number of optical isomers is equal to 2 to the power n -1, 2 to the power n -1, -1। फिर नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 देखिए, इस फॉर्मूले को लाके मैंने टार्ट्रिक एसिड में अप्लाई कर दिया, तो टार्ट्रिक एसिड में 2 कायरल कार्बन आइडेंटिकल है ना बीच वाले, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। फिर तो अगर ये लग गया तो नंबर ऑफ आइसोमर कितने जाएंगे फिर 3, 2 टू द पावर n कायरल 4 हो गया, -1 किया तो नंबर ऑफ आइसोमर 3 आएगा। नोट नंबर 3 लिखिए, टार्ट्रिक एसिड हैज 3/4 आइसोमर्स। अभी समझा रहे हैं, 3/4 आइसोमर्स। देखिएगा जरा, अगर नीट जेई के लिए क्वेश्चन आता है तो आप बोलेगा 3 आइसोमर्स हैं, और अगर बोर्ड्स के लिए क्वेश्चन आता है तो 4 आइसोमर हैं। कैसे? 4 टोटल आइसोमर्स हैं, टार्ट्रिक एसिड के टोटल 4 आइसोमर हैं। और अगर आइसोमर खाली कहते हैं, टोटल नहीं पूछा, खाली आइसोमर पूछा धीरे से, हाउ मेनी आइसोमर्स, तो आप बोलेंगे 3 आइसोमर। क्यों? क्योंकि इसका जो ये चौथा वाला आइसोमर है ये तो आर्टिफिशियली बनाते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज आर्टिफिशियल पेयर। अभी हम लोगों ने क्या कि आर फॉर्म कैसे बनाते हैं? बाय मिक्सिंग, 50% डी फॉर्म 50% एल फॉर्म। तो ये वाला आइसोमर आर्टिफिशियली बनाते हैं, इस वजह से आइसोमर कितने हैं? 3 हैं। और अगर ये कहते हैं कि टोटल कितने आइसोमर हैं तो 4 आइसोमर। तो अभी समझ आएगा कि 3 क्या होता है, 4 क्या होता है। आइसोमर कितना? 3, टोटल आइसोमर 4। और क्या कैसे आ रहा है? टोटल कैसे निकाला? तो 2 टू द पावर n से निकाला। और आइसोमर कैसे निकाला? तो 2 टू द पावर n -1 से निकाला। ठीक है, फिर आगे चलिए, नेक्स्ट कौन सी आइसोमरिज्म आएगी? नेक्स्ट आइसोमरिज्म, हाँ लिखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नंबर क्या हो जाएगा? 8, नंबर 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। आज ये कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। अब स्पीड थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं हम। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, अब जरा देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैसे करते हैं। जो आइसोमरिज्म विच इज कॉज ड्यू टू स्पेसिफिक ज्योमेट्री इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का मेन कॉज क्या था? कायरल कार्बन। इट इज कॉज्ड ओनली बिकॉज ऑफ कायरल कार्बन। उसी तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैसी होती है? इट इज कॉज्ड ड्यू टू स्पेसिफिक ज्योमेट्री। अब वो स्पेसिफिक ज्योमेट्री कैसी होती है? अगर हम एक काम कर दें, जैसे मेरे पास 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन को हम डबल बॉन्ड से ऐसे ज्वाइन कर दें और हाइड्रोजन लगा दिया मैंने। अगर इसको अगर 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से हैं तो ये दोनों कार्बन ऐसे पूरा रोटेट कर सकते हैं कि नहीं आप? कितने डिग्री पे? 360 पे। इसको बोलते हैं फ्री रोटेशन, इसको बोलते हैं फ्री रोटेशन। अच्छा, अगर ये कार्बन रोटेट कर रहे हैं तो कार्बन से ये भी तो लगा हुआ है, क्या? हाइड्रोजन लगा है, जो कुछ भी लगा है, तो ये पूरा भी तो रोटेट करेगा। ये जब रोटेट करेंगे तो पूरा रोटेट करेगा ना, ऐसे रोटेट करेगा जितना भी करेंगे। और अगर हमने 2 कार्बन को डबल बॉन्ड से ज्वाइन कर दिया तो अब जरा देखिए, अब ये थोड़ी देर तो घूमेगा ये, जैसे ये, और थोड़ी देर के बाद आकर रिस्ट्रिक्ट करेगा ये। इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। दिस इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अगर रिस्ट्रिक्टेड है इसका मतलब कि कार्बन की जो
पोजीशन है वो फिक्स हो जाएगी, ये मूव नहीं कर पाएगा। पहले क्या पूरा घूम रहा था ये, और डबल बॉन्ड की वजह से क्या हो रहा है, रोटेशन कैसा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन फिक्स हो जा रहा है। तो अगर ये फिक्स हो गया तो हाइड्रोजन की पोजीशन भी फिक्स हो जाएगी, मतलब इसकी ज्योमेट्री फिक्स हो जाएगी। दिस इज द मेन कॉज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब आइसोमेरिज्म विच इज कॉज ड्यू टू स्पेसिफिक ज्योमेट्री इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसकी पहली कंडीशन क्या है, नीचे हेडिंग करी कंडीशंस। कंडीशंस नंबर 1, देयर शुड बी, कंडीशन नंबर 1 करिए, देयर शुड बी, देयर शुड बी, देयर शुड बी C डबल बॉन्ड C, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देयर शुड बी C डबल बॉन्ड C इन द कंपाउंड। ये पहली कंडीशन है कि कंपाउंड में क्या होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। ऑप्टिकल के लिए क्या होना चाहिए था, कायरल कार्बन होना चाहिए था, कायरल कार्बन होना चाहिए था, इसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। फिर नंबर 2 लिखिए, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 लिखिए 2 TWO, 2 नॉन आइडेंटिकल, 2 नॉन आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप्स, 2 नॉन आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप्स should be attached, 2 non-identical atoms or groups should be attached to each of the carbon atoms, each of the carbon atoms joined by the double bond, joined by the double bond, joined by the double bond। मतलब क्या हो गया, पहली कंडीशन क्या थी, देयर शुड बी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। दूसरी कंडीशन क्या, दोनों कार्बन से अलग अलग क्या होना चाहिए, नॉन आइडेंटिकल एटम या ग्रुप अटैच होना चाहिए। क्या है नहीं पता, बट ये X है तो ये Y है, दोनों अलग अलग होना चाहिए। और अगर आपने ऐसा किया कि किसी भी कार्बन से 2 वैलेंसी आइडेंटिकल कर दी, जैसे HH कर दिया, दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। अगर एक भी कार्बन ऐसा है जिसकी दोनों वैलेंसी आइडेंटिकल हो गई तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है। इसका मतलब क्या हो गया, इथीन में आइडेंटिकल है ना, इथीन, तो ये ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा। मतलब ज्योमेट्रिकल तब शो करता है व्हेन ईच ऑफ द 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन है, each of the 2 carbon atom joined by the double bond are attached with 2 non identical, x y क्या है नहीं पता, लेकिन अलग अलग है, खाली इतना पता है, ठीक है। फिर थर्ड कंडीशन लिखे, नोट कंडीशन नंबर 3 लिखिए, कंडीशन नंबर 3 लिखिए। और यहाँ पे देखिए जरा, पहले थोड़ा सा देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, जैसे ऑप्टिकल आइसोमर कैसे ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले कायरल कार्बन ड्रॉ कर रहे थे, फिर OH को राइट पे लगा रहे थे। दूसरे जब ज्योमेट्रिकल शो करते हैं तो सबसे पहले डबल बॉन्ड को वर्टिकली लिखा जाता है, जहां पे डबल बॉन्ड लगा उसको वर्टिकली लिखते हैं। और इस कार्बन से अभी डबल बॉन्ड वर्टिकल हो गया ना, डबल बॉन्ड के सेम साइड पे अगर आइडेंटिकल एटम आ गए, एक्स क्या है नहीं पता, लेकिन आइडेंटिकल है ये पता, वाई, तो इसको हम बोलते हैं सिस फॉर्म, CIS। हो सकता है आपने इसको सुना हो, TRANS, ट्रांस का भी सुना आपने नाम, ट्रांस नहीं, ट्रांस का मतलब क्या होता है, ट्रांस का मतलब होता है, हाँ बोले, नहीं, देखिए ट्रांस वर्ड यूज करते हैं रिवर के लिए, ये एक्चुअल वर्ड यूज होता है रिवर के लिए, नदी के लिए। नदी के दूसरे वाले किनारे को ट्रांस कहते हैं। जैसे लिखा जाता है ट्रांस गंगा, ट्रांस यमुना, तो ट्रांस गंगा का मतलब गंगा के उस तरफ, ये कहा जाता है। अगर दोनों आइडेंटिकल अपोजिट साइड में आ जाए डबल बॉन्ड के, मतलब एक एक्स इधर हो गया और दूसरा एक्स इधर हो गया, तो इसको हम ट्रांस बोलते हैं। और अगर दोनों एक सेम साइड में हो गया डबल बॉन्ड के, तो इसी को हम सिस फॉर्म कहते हैं।
इसीलिए ज्योमेट्रिकल को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। जहां पर आपने हेडिंग ज्योमेट्रिकल लिखा था उसी के ब्रैकेट में लिखे सिस हाइफन ट्रांस आइसोमेरिज्म। दिस इज अनदर नेम ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जहां पे मेन हेडिंग किया था वहां पे लिखिए और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि इसमें एक आइसोमर सिस फॉर्म में होता है, दूसरा ट्रांस फॉर्म में होता है। सिस फॉर्म किसको कहते हैं? व्हेन आइडेंटिकल एटम्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। क्या कहा मैंने? व्हेन आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड इट इज कॉल्ड सिस फॉर्म। इफ आइडेंटिकल एटम्स लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। तीसरी कंडीशन लिखिए, व्हेन टू आइडेंटिकल एटम्स, when two identical atoms or groups, when two identical atoms or groups lie on the same side, lie on the same side, lie on the same side of the double bond, same side of the double bond, then comma, it is called CIS, cis isomer। अंडरलाइन करिए, cis isomer, it is called cis isomer। and if they lie on the opposite side, and if they lie on the opposite side, on the opposite side of the double bond, opposite side of the double bond, comma, the isomer is called trans isomer, isomer is called trans isomer, TRANS, trans isomer, trans isomer। then write a question, राइट ए क्वेश्चन। पहले हमको तीनों कंडीशन कोई बोल के बता सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की? सबसे पहली कंडीशन, देयर शुड बी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। पहली कंडीशन, देयर शुड बी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। दूसरी कंडीशन, ईच ऑफ द टू कार्बन एटम्स शुड बी अटैच्ड विद टू नॉन आइडेंटिकल, मतलब जहां पे डबल बॉन्ड लगा है उन दोनों कार्बन से अलग अलग क्या होना चाहिए? नॉन आइडेंटिकल एटम या ग्रुप अटैच होने चाहिए। ठीक है, अगर आइडेंटिकल हो गया तो नहीं शो करेगा। इसी पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। क्वेश्चन लिखिए अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स, the one showing geometrical isomerism is, one showing geometrical isomerism is, पहला कंपाउंड करिए, वर्ड्स में लिखिए 2-क्लोरोप्रोपेन। स्ट्रक्चर दिखा दीजिए जरा, 2-क्लोरोप्रोपेन। तो पहले 3 कार्बन ड्रॉ कर दिया, बीच में बोलते रहिए Cl लगा दिया, उसके बाद बैलेंस कर दे तो क्या हो गया? CH3, हाँ CH, फिर CH3। अब इसको बताइए ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा कि नहीं करेगा? डबल बॉन्ड ही नहीं है तो कैसे करेगा? ये नहीं करेगा। दूसरा कंपाउंड लिखिए, सेकेंड कंपाउंड, वर्ड्स में लिखिए 2-ब्रोमो-2-क्लोरोब्यूटेन। 2-ब्रोमो, पहले लिखिए, लिखते रहिए और इमेजिन करते रहिए। 2-ब्रोमो-2-क्लोरोब्यूटेन। तो 4 कार्बन ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद 2 पे ब्रोमो और 2 पे क्लोरो, ऊपर क्लोरो लगा दिया, नीचे ब्रोमो लगा दिया और बैलेंस कर दिया। तो CH3 ये बैलेंस है, देन CH2, देन CH3। इसमें भी डबल बॉन्ड नहीं दिखाई पड़ रहा है तो ये भी नहीं करेगा। फिर थर्ड कंपाउंड लिखिए 1,2 डाईक्लोरो 1,2 डाईक्लोरोइथीन,
1,2-डाइक्लोरोईथीन, डाइक्लोरोईथीन। हाँ हाँ बोले, फिर से बोले। आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? नहीं, ये बताना नहीं होता है, होगा होगा ये बताना होता है। फिर से बोलिए। आपने जो पूछा था कि होगा बोलना था आपको, हाँ, तो फिर वॉल्यूम कम हो गया आपका। तो इसका मतलब कि आप कॉन्फिडेंट नहीं थे। नहीं, देखिए पहली बात तो क्या होगा, एक झूठ को अगर खूब तेजी से बोला जाए तो सच लगने लगता है। इसकी आदत डालिए। एक झूठ 10 बार बोलिए पक्का, फिर बहुत जोर से बोल पक्का, तो आदमी फिर बदल जाता है। पता नहीं यार, अगर कॉन्फिडेंट हाँ पक्का है, हाँ पक्का है, शर्त लगा दो, कितने की लगाओगे? 100 के नहीं 200 को लगाएंगे, अब वो झुक जाएगा, जबकि आप गलत थे, जबकि आप गलत थे। उसने कहा 100 के नहीं हम 200 के लगाएंगे, बाजी लगाएंगे, अब वो झुक जाएगा, पता नहीं सही कि नहीं। तो ये होता है, कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो फिर से आंसर बोलिए। होगा, बहुत अच्छा, बहुत क्लैप कर दीजिए इनके लिए, होगा गौरव के लिए, बहुत अच्छा। क्यों होगा गौरव? डबल बॉन्ड लगा है, बहुत अच्छा। तो स्ट्रक्चर बना दीजिए, पहले थर्ड कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना दीजिए। ये था 1,2-डाइक्लोरोईथीन। ईथीन का मतलब 2 कार्बन, इथीन, और डबल बॉन्ड लगा दिया तो 1,2 क्या लगा दें? Cl, दूसरा क्या लगा दें? HH, बस हो गया 1,2-डाइक्लोरोईथीन, 1,2-डाइक्लोरोईथीन। चौथा कंपाउंड लिखिए ग्लाइसिन, GLYCINE, ग्लाइसिन। देखिएगा जरा क्या होता है, ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होती है। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। इसका फॉर्मूला होता है NH2, लिखिए CH2 एंड देन COOH, इसको ग्लाइसिन कहते हैं। NH2 CH2 COOH। अमीनो एसिड हमें कहाँ से मिलती है? प्रोटीन से मिलती है। जो खाना खाते हैं प्रोटीन, उसी से अमीनो एसिड मिलती है। ठीक है, और अमीनो एसिड का काम क्या होता है? प्रोटीन का काम क्या है बॉडी में हमारे? प्रोटीन का काम क्या है इसमें, यहां बॉडी में हमारे? डॉक्टर रेचल बताइए, प्रोटीन का काम क्या है बॉडी में? रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। आपने पहले बोला एनर्जी, ये किसका काम है? ये कार्बोहाइड्रेट का काम है। ग्लूकोज तो एग्जाम्पल हो गया उसका, मतलब न्यूट्रिएंट्स कितने? 7। ऐसे हमने आपको रटाया था PCFVMW। हमने कहा था जैसे आपको BMW पता रहता है, कार होती है BMW, तो हमारी VMW है, VMW। ये 6 न्यूट्रिएंट्स हैं, 6 न्यूट्रिएंट हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, विटामिन, मिनरल, वाटर, और एक और धीरे से रखा फाइबर। फाइबर इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो मिला के टोटल कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। 7 न्यूट्रिएंट्स, 7 न्यूट्रिएंट। जिस खाने में ये 7 चीजें होती हैं उसको क्या कहते हैं? उसको फूड कहते हैं, इसको फूड कहते हैं। अभी ट्यूसडे को हमारा पेपर भी है बीएससी का, मतलब 18 तारीख को है। ठीक है, हो सकता है उस दिन हम क्लास आपकी ना ले पाए, क्योंकि दिन भर पढ़ेंगे बैठ करके। साल भर की पढ़ाई एक दिन में करना है, तो इतनी मोटी सी किताब है, तो रात भर 24 घंटे पढ़ेंगे उसको बैठ करके। तो ट्यूसडे को, अभी टाइम टेबल हमने देखा नहीं है, होगा तो हम आपको पहले से मंडे को बता देंगे। तो उस ट्यूसडे को फिर आप डायरेक्टली फिजिक्स के लिए आइएगा, है ना। उस दिन केमिस्ट्री नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत पढ़ना रहता है। कोई सब्जेक्ट है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। तो बट फूड किसको कहते हैं? जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब आप ये जो माउथ है हमारा, इसमें क्या जाना चाहिए? फूड जाना चाहिए। फूड तो इसी को कहते हैं। हाँ बोले। स्वाद जाना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स से मतलब नहीं, लेकिन स्वाद जाना नहीं, स्वाद जाना चाहिए मतलब स्वाद जाता है। यस सर, लेकिन अच्छा लगना चाहिए। हाँ, अच्छा लगना चाहिए, लेकिन ये हाँ नहीं, देखिए फिर डिपेंड करेगा
कि अब आपका क्या चीज स्ट्रांग है, आपका मन स्ट्रांग है कि आपकी बुद्धि स्ट्रांग है। क्या स्ट्रांग होना चाहिए? बुद्धि स्ट्रांग होनी चाहिए। बुद्धि तो कहती है कि नहीं, इस पे ज्यादा ध्यान न दो, जिसमें ये सारा रहे। भाई आप देखिए, अगर आपको 2 प्लेट देते हैं, एक में रॉ फूड है और एक में कुक फूड है, तो ये किसको खाएगा? कुक फूड को खाएगा मन, क्योंकि इसमें टेस्ट होता है, तड़का रहता है और प्याज का 2 प्याजा तड़का और सब क्या क्या, पनीर है, मटर पनीर, तो उसको मजा आएगा। अब बुद्धि क्या कहती है कि जो अगर आप खाने को पकाएंगे तो उसके सारे एंजाइम्स मर जाएंगे, निकल नहीं जाएंगे, मर जाएंगे। जैसे ही आप एंजाइम, केमिकली क्या होता है, एंजाइम्स ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन का ड्रॉबैक होता है कि दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। प्रोटीन कोगुलेट हो जाता है, प्रोटीन की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है जब उसको पकाया जाता है। तो प्रोटीन को हीट नहीं देना है, एंजाइम सारे मर जाएंगे। एंजाइम मर जाएंगे तो खाना पचेगा कैसे? डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। दाल में प्रोटीन होता है? नहीं, देखिए सारे प्रोटीन की बात नहीं हो रही है। जैसे हमने क्या कहा कि जैसे जो रॉ फूड है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि दाल एक स्टेज ऐसी आती है, किसी को सुना आपने जिसको दाल मना कर दिया जाता है? नहीं सुना? जिसको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है उसको दाल मना हो जाती है। हाँ, अब इसको आज जाके सर्च करिएगा। जिसको जॉइंट में खूब पेन होता है, जिसको जॉइंट में घुटने में खूब पेन होता है, उसकी प्रॉब्लम यूरिक एसिड की होती है। यूरिक एसिड बढ़ी जाती है, यूरिक एसिड से जॉइंट पे दर्द होता है। अगर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो प्रोटीन डॉक्टर मना कर देता, अब आप दाल नहीं खा सकते, अब आप दाल ही नहीं खा सकते, प्रोटीन की कोई चीज नहीं, दूध नहीं पी सकते, अब प्रोटीन नहीं ले सकते। अब प्रोटीन आपको ऐसा चाहिए जिसका PDCAAS, ये प्रोटीन की क्वालिटी चेक करने का एक WHO का स्टैंडर्ड है। ये WHO किसको कहते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। देखिए टाइम हो गया। इसने ये स्केल डिसाइड किया है जिसका PDCAS 1.0 होता है, 1.0। इसको बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन कहा जाता है और ये 100% डाइजेस्टेबल होता है। इसको किसी को भी आप दे सकते हैं, तो ये प्रोटीन की क्वालिटी है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, नहीं तो टाइम निकल गया। हम सोचा आज को कंप्लीट कर लेंगे, ये मन बुद्धि के चक्कर में गड़बड़ आ गया। ग्लाइसिन हो गया। चारों में से आंसर बताइए। सी वाले पे टिक कर दीजिए, सी वाले पे टिक कर दीजिए और एक एग्जाम्पल लिखिए, एक एग्जाम्पल करिए। ये टॉपिक फट से बस 5 मिनट और करके खत्म कर दिया जाए। पहला एग्जाम्पल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फॉर्मूला लिखिए। सी नहीं, पहले लिखिए नोट, पहले लिखिए नोट। क्वेश्चन के पहले हमने क्या कंक्लूड किया कि बाकी में ज्योमेट्रिकल क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं, पहली बात। दूसरी चीज देखिए, इसमें ज्योमेट्रिकल होगी कि नहीं होगी? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यस और नो? हाँ, इसमें नहीं होगी, इसमें नहीं होगी। CH3 देखिए होगी कि नहीं होगी? CH डबल बॉन्ड CH2 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखिए हमने क्या कहा, ईच ऑफ द 2 कार्बन एटम्स ज्वाइंड बाय द डबल बॉन्ड शुड बी अटैच्ड विद 2 नॉन आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप्स। अगर एक भी कार्बन ऐसा है जिससे 2 आइडेंटिकल अटैच हो गया तो ये नहीं शो करेगा। इसका मतलब कि जब भी डबल बॉन्ड किनारे जाएगा तो उस वाले कार्बन का फॉर्मूला क्या जाएगा? CH2 जाएगा। जब भी डबल बॉन्ड 1 पे जाता है तो लास्ट वाले कार्बन का फॉर्मूला CH2 हो जाता है। तो CH2 मतलब 2 वैलेंसी सेम हो गई, तो ऐसी एल्कीन ज्योमेट्रिकल नहीं शो करती। तो कैसी एल्कीन ज्योमेट्रिकल नहीं शो करती? जिसमें डबल बॉन्ड 1 पे होता है। तो ये कौन सी हो गई? इथीन, प्रोपीन और आगे बोलिए ब्यूटीन 1, पेंटीन 1, पेंटीन 2 करेगा, ब्यूटीन 2 करेगा, ब्यूटीन 1 नहीं करेगा। नोट पे लिखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन
अगले स्टेप पे नंबर 1 CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, यही वाला CH2 डबल बॉन्ड CH2। नंबर 2 ये वाला कॉपी करिए, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। एक और कोई बता दे हमको, एक कोई और बता दीजिए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, नाम क्या? ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन CH3 CH2 लिखिए। हाँ, अगर डबल बॉन्ड 1 पे गया तब नहीं शो करेगा, ठीक है। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है? ब्यूट 1 इन। इन तीनों में एक कॉमन चीज बता दीजिए, किस वजह से नहीं कर रहा ये? हाँ फिर से बोलिए। हाँ, जितने भी एल्कीन ऐसी है जिसमें डबल बॉन्ड 1 पे लगा है, ये सारी एल्कीन ज्योमेट्रिकल नहीं शो करती, याद रखिएगा। तो जितने भी डबल बॉन्ड, जैसे ये इथीन गया, प्रोपीन गया, ब्यूटीन 1, आगे बोलिए, पेंटीन 1, हेक्सीन 1, हेप्टीन 1, ये 1 वाले जितने वो सारे नहीं करेंगे। इसका जो दूसरा आइसोमर है, डबल बॉन्ड को यहां कर दे, इसका क्या नाम? 2 हो जाएगा, ये एग्जिबिट करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए, इसी को एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल लिखिए C4H8, एग्जाम्पल है C4H8, बस 2 मिनट में ये खत्म कर दीजिए। C4H8 ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर का एग्जाम्पल है। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में लिखिए ब्यूट 2 इन। ये ब्यूट 1 इन भी हो सकता है, लेकिन अगर ब्यूट 1 इन है तो ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा, ठीक है। ब्यूट 2 इन तो स्ट्रक्चर बनाते हैं। और अभी हमने कैसे कहा था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम लोग कैसे बनाते हैं? सबसे पहले डबल बॉन्ड ऐसे वर्टिकली लिखा जाता है, डबल बॉन्ड वर्टिकली, और उसके बाद देखिए दोनों आइडेंटिकल। ब्यूट 2 इन का स्ट्रक्चर, जहां पर आपने ब्यूट 2 इन लिखा था वहां स्ट्रक्चर भी ऐसे लिख लीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और फिर CH3। उसके बाद क्या किया, दोनों आइडेंटिकल को एक साइड कर दीजिए, मतलब CH3 CH3 डबल बॉन्ड के एक साइड में कर दिया, तो इधर क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। इसका नाम क्या हो गया? CIS। सिस पूरा नाम सेम रहेगा, सिस ब्यूट 2 इन, देखिए सिस ब्यूट 2 इन, सिस ब्यूट 2 इन। और याद रखिएगा यहां मिरर नहीं लगाते, बस खाली आइसोमर लिखेंगे, बस मिरर नहीं लगाएंगे। C डबल बॉन्ड C, और अब उठा के पलट दीजिए, इधर CH3 कर दिया और इधर H कर दिया। अभी तक दोनों CH3 एक साइड में था, नहीं सॉरी, इधर H, इधर H, इधर H, इधर क्या कर दें, इधर CH3 कर दें। अब जल्दी देर हो रही ना, तो जल्दीबाजी भी गड़बड़ा रहा है। फिर इधर H हो जाएगा, इधर CH3 हो जाएगा। दोनों आइडेंटिकल क्या किया हमने, डबल बॉन्ड के, हाँ ट्रांस, बहुत अच्छा नाम लिखे, TRANS, ट्रांस ब्यूट 2 इन, ट्रांस ब्यूट 2 इन। बस एक एग्जाम्पल और कर दिए, 1 मिनट लगेगा, ये लास्ट खत्म हो जाएगा। आपको फॉर्मूले से याद हो जाएगा, फॉर्मूला लिखिए C4H4O4, फॉर्मूला भी बड़ा मजेदार है, देखिए C4H4O4, C4H4O4 फॉर्मूले से याद हो जाएगा। इसका नाम लिखिए मैलेइक एसिड, MALEIC, मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड। और इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिखिए, COOH, देन सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, अगेन COOH। तो 2 एसिड लगा है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले डबल बॉन्ड वर्टिकली कर दीजिए, उसके बाद दाहिनी तरफ हमने दोनों एसिड को लगा दिया, COOH, दोनों एसिड को लगा दिया। बाईं तरफ क्या कर दे, दोनों H को लगा दें। ये क्या हो गया, सिस मैलेइक एसिड, नाम लिखिए सिस मैलेइक एसिड, सिस मैलेइक एसिड। और फिर इसी का ट्रांसफॉर्म बना दीजिए, C डबल बॉन्ड C, दाहिनी तरफ एसिड किया, दाहिनी तरफ एसिड किया, तो अब यहां पे क्या कर दें, H कर दीजिए। ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया, ये ट्रांस हो गया, ये H हो गया, ये COOH।
लेकिन इसके ट्रांस को मैलिक नहीं कहते, इसके ट्रांस को ट्रांस फ्यूमरिक एसिड कहते हैं, FUMARIC, फ्यूमरिक एसिड, ट्रांस फ्यूमरिक एसिड, ट्रांस फ्यूमरिक एसिड, ट्रांस फ्यूमरिक एसिड। ठीक है, लिखिए नोट, ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल, ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन, क्या हो जाएगा, सिस आइसोमर, देन सिस आइसोमर। ठीक है, बस तो ये हम लोगों ने आइसोमरिज्म आज कंप्लीट कर लिया। अब हमको ये बता दीजिए कि अगला आप रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू करना चाहेंगे या आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन शुरू करना चाहेंगे, इसमें बताइए। मतलब ऑर्गेनिक का सम बेसिक कंसेप्ट में 4 पार्ट थे, तो 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, नॉमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया और आइसोमरिज्म कंप्लीट कर लिया। अब 2 क्या बचे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म बचा है और एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एनालिसिस में ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, 1 दिन में ख़त्म हो जाता है, उसके प्रिंटेड नोट्स आ रहे हैं। एनालिसिस में खाली 1 दिन हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है, वो 1 दिन का चैप्टर है। रिएक्शन मैकेनिज्म में 3-4 टर्न लगते हैं, मतलब 1 हफ्ता मान लीजिए। तो अब आप बताइए, रिएक्शन मैकेनिज्म करके सम बेसिक कंसेप्ट खत्म करना चाहेंगे, सम बेसिक प्रिंसिपल, या कि आप फिजिकल स्टार्ट करना चाहेंगे? रेचल बताइए क्या करना चाहेंगे? सम बेसिक कंसेप्ट खत्म कर लिया जाए 1 हफ्ते में, या इसको रोक करके फिजिकल स्टार्ट किया जाए, खत्म कर लिया जाए? अगस्त में है ना, जोर से बोलिए पहली बात तो, डाउटफुल ना रहिए। जैसे इसने कहा वैसे एक डिसीजन लीजिए, ठीक है? क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग कॉन्फिडेंट लोग को पसंद करते हैं, कंफ्यूज लोग को नहीं पसंद करते हैं। जो डिसीजन लिए एकदम क्लियर बोलिए। मेरे हिसाब से 1 हफ्ता या 10 दिन का टाइम और दीजिए, चैप्टर खत्म कर लिया जाए, और खत्म करके फिर हम लोग फिजिकल पे आते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे। गौरव बोलिए, ठीक है? हाँ ठीक है। तो अगले टर्न पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, थोड़ा रीडिंग करके आइएगा रिएक्शन मैकेनिज्म। थैंक यू।